नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की कॉमनवेल्थ गेम के दल से मिले पीएम मोदी। कहा कि एथलीटों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को किया मजबूत। फ्रीबीज वाले प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना। लोन माफी को लेकर पूछे कई सवाल। सत्येंद्र जैन के साथ जो हुआ वही मनीष सिसोदिया के साथ होगा, शराब नीति पर बोले संबित पात्रा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच। असादुद्दीन अवैसी ने याद दिलाया आजादी में मुस्लिमों का योगदान, बोले कि लाल किले से भाषण में पीएम नहीं करेंगे जिक्र। सोनिया गांधी हुई फिर कोरोना संक्रमित। इस सप्ताह प्रियंका गांधी भी हुई थी कोविड पॉजिटिव। पंजाब में दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का हुआ खात्मा। 1 MLA 1 पेंशन लागू। महागठबंधन सरकार में 5 मंत्री पद और सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहती है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में तेजी से हो रहा है विस्तार, राज्य में है मुख्य विपक्षी दल। महाराष्ट्र में एक बार फिर शिंदे और उद्धव आमने सामने। 608 ग्राम पंचायतों के चुनाव की तारीख जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने पत्नी के साथ फहराया राष्ट्रध्वज। ITBP ने लद्दाख में दी तिरंगे को सलामी। CBSE 12वीं की टॉपर तान्या से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा के ट्रेंड होने पर किया मोना सिंह ने रिएक्ट, बोली कि आमिर ने ऐसा क्या किया। उपभोक्ताओं को राशन के साथ तिरंगा लेने पर बाध्य नहीं कर पाएंगे अब डिपो धारक। दिल्ली में मंकी पॉक्स का 5वां मामला आया सामने, अब तक देश में हुए 10 मरीज। बिहार में एनडीए को लग सकता है जोर का झटका, 3 MP थाम सकते हैं नीतीश और तेजस्वी का दामन। महंगाई के मोर्चे पर राहत, खाने का तेल और सब्जियां हुई सस्ती। जुलाई में रिटेल महंगाई दर घटकर 6.71% पर आई। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की राहुल गांधी से लेकर नीतीश तक विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के कितने दावेदार, इसके लिए कौन क्या कर रहा है, जानिए। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार ने नया राजनीतिक दांव चलकर विपक्ष को एक नया मुद्दा दे दिया है। कहा तो ये जाने लगा है कि नीतीश एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे हैं। जब उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की बात कही तो लोगों का ये कयास और भी मजबूत हो गया। और आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि विपक्ष में नीतीश कुमार ही इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष का चेहरा माना जा रहा है। मौजूदा समय विपक्ष में ऐसे कम से कम 6 नेता हैं जो खुद को प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार मान रहे हैं या फिर बताए जा रहे हैं। हालांकि इनमें से कोई भी खुलकर ये नहीं कहता है, लेकिन सब राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास इसी के लिए कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी भी हैं जो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद को मानते हैं। राहुल 2014 से ही इस प्रयास में लगे हैं, हालांकि अब तक उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री के पाला बदलने के बाद उनके विपक्ष का चेहरा बनने को लेकर लगातार बात हो रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। नीतीश कुमार का नाम 2014 से भी उछाला जा रहा है। जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान नहीं किया था, तब भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जाता था। और आपको बता दें कि बीच बीच में नीतीश कुमार ने भाजपा के खिलाफ जाकर फिर से माहौल बनाने की कोशिश भी की है, लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। इस बार फिर से नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने की बात कही है। हालांकि पीएम पद के सवाल पर नीतीश ने हाथ जोड़ लिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि ममता बनर्जी टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सबसे मजबूत उम्मीदवारों में से एक है। ममता खुलकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहती हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ममता के तेवर और गर्म हो गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वो पार्टी का विस्तार कर रही हैं। और ऐसे ही के चंद्रशेखर राव TRS प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी दावेदारों में शामिल हैं। KCR राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया था और अब तेलंगाना से इतर जहां भी जाते हैं हिंदी में ही भाषण देते हैं। अरविंद केजरीवाल, हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दावेदारों की सूची में हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद केजरीवाल का दावा और मजबूत हुआ है। केजरीवाल फिलहाल अन्य राज्यों को जीतने की कोशिश में जुटे हैं। उनका पूरा फोकस गुजरात, हिमाचल प्रदेश में है। अगर उनकी पार्टी इन राज्यों में कुछ अच्छा कर लेती है तो वो विपक्ष की तरफ से खुद की उम्मीदवारी पुख्ता कर ले जाएंगे। और बात करें अखिलेश यादव की, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी उनके समर्थक प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावेदार बताते हैं। हालांकि जमीनी हकीकत देखी जाए तो अखिलेश अभी यूपी में ही अपने पांव मजबूत करने में जुटे हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनका समर्थन जिसे मिलेगा उसकी दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी के अगेंस्ट इन 6 नेताओं में से किसकी दावेदारी मजबूत होगी? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी के साथ आज बड़ी खबर की कॉमनवेल्थ गेम के दल से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। कहा कि एथलीटों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को किया मजबूत।
आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय एथलीटों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एथलीटों ने न केवल देश के लिए पदक जीते बल्कि एक भारत की भावना को मजबूत किया है, श्रेष्ठ भारत और हर क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकारी आवास पर संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों के सभी पदक विजेताओं से बातचीत की। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि उपभोक्ताओं को राशन के साथ तिरंगा लेने पर बाध्य नहीं कर सकेंगे डिपो धारक। आपको बता दें कि अब कोई भी राशन डिपो धारक उपभोक्ताओं को जबरदस्ती तिरंगा लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए तिरंगा न लेने पर राशन देने से मना भी नहीं कर सकेगा। जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक ने ये साफ कर दिया है कि शिकायत मिलने पर डिपो होल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। इसके तहत जिले के सभी राशन डिपो धारकों को आमजन में तिरंगा वितरण करने के लिए तिरंगे उपलब्ध करवाए गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सोनिया गांधी फिर हुई कोरोना संक्रमित। इस सप्ताह प्रियंका गांधी भी हुई थी कोविड पॉजिटिव। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के 2 महीने बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शनिवार को फिर से कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। आपको बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में उनकी बेटी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सकारात्मक परीक्षण किया था, यानी कि वो भी कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की राशन कार्ड धारकों के लिए फिर से आई है बुरी खबर, लिस्ट से कट जाएगा आपका नाम। आपको बता दें कि राशन कार्ड धारकों के कार्ड को सरेंडर करने की खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है। इसमें दावा किया जा रहा था कि अपात्र राशन कार्ड धारकों को तहसील पर जाकर राशन कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा, वरना सरकार उनके कार्ड को रद्द कर देगी और अब तक मिले राशन की वसूली भी करेगी। हालांकि बाद में सरकार की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण दिया गया और बताया गया कि यूपी सरकार ने ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया है। लेकिन आपको बता दें कि अब यूपी सरकार ने प्रदेश में राशन कार्डों का निरस्तीकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। यूपी सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार अपात्र लोगों का राशन कार्ड की लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा और अब केवल जरूरतमंदों को ही फ्री में राशन का फायदा मिल सकेगा। इसकी शुरुआत यूपी के अलग अलग जिलों से भी हो चुकी है। दरअसल साल 2011 की जनगणना के अनुसार सरकार का राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ऐसे में नए राशन कार्ड अब नहीं बनाए जा सकते। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली है बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने शुरू कर दी है जांच। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। यूपी पुलिस के सामने एक चिट्ठी लाई गई जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की बात कही गई है। ये चिट्ठी देवेंद्र तिवारी को मिली है। देवेंद्र तिवारी को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस धमकी भरे पत्र के सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में मंकी पॉक्स का 5वां मामला आया सामने। अब तक देश में हुए हैं 10 मरीज। आपको बता दें कि दिल्ली में मंकी पॉक्स का 5वां केस सामने आ गया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी कि LNJP अस्पताल में भर्ती एक महिला के पॉजिटिव टेस्ट के बाद इसे दिल्ली में शनिवार को 5वें मंकी पॉक्स रोगी के रूप में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही भारत में मंकी पॉक्स के कुल 10 मरीज दर्ज किए गए हैं। दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती मरीजों में से 4 का इलाज चल रहा है, बाकी 1 को पहले छुट्टी दे दी गई थी। LNJP अस्पताल के डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा है कि डॉक्टरों की एक टीम मरीज का इलाज कर रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बिहार में एनडीए को लग सकता है जोर का झटका। 3 MP थाम सकते हैं नीतीश और तेजस्वी का दामन। आपको बता दें कि बिहार में सियासी बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बना ली है। ऐसे में जहां नीतीश एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, तो वहीं लालू के लाल तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का पद मिल गया है। लेकिन मामला यहीं तक नहीं सिमटा है। बिहार में अब नई कैबिनेट को लेकर भी मत्थापच्ची जारी है। तो वहीं एनडीए को जल्द ही एक और झटका लगने की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार से एनडीए के 3 सांसद जेडीयू और आरजेडी का समर्थन कर सकते हैं। ये तीनों सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के पारस गुट के हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी लोजपा में सांसदों की टूट की खबर को अफवाह बताया जा रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बढ़ रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार। बीते 24 घंटे में आए हैं 15,815 नए मामले, जबकि 68 मरीजों की मौत। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की रफ्तार एक बार फिर से तेज होने लगी है। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के करीबन 16,000 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमण से 68 मरीजों की मौत हो गई है। और उपचाराधीन मरीजों की बात करें तो उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 4,271 की कमी आई है, यानी कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब घटकर 1,19,264 रह गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि असादुद्दीन अवैसी ने दिलाया याद, आजादी में मुस्लिमों का था योगदान। बोले कि लाल किले से भाषण में पीएम नहीं करेंगे जिक्र।
आपको बता दें कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने को अमृत से जोड़कर सेलिब्रेट किया जा रहा है, जहां एक तरफ अमृत महोत्सव और अमृत काल जैसे नाम लिए जा रहे हैं, वहीं 75 साल के इस मंथन में मजहब की राजनीति करने के लिए कुछ नेता बयान भी दे रहे हैं। AIMIM के चीफ असादुद्दीन अवैसी ने शहीदों को हिंदू और मुसलमान में बांट दिया है। अवैसी ने कहा कि देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी मुसलमानों ने दी है, मुसलमानों को भी वफादारी साबित करने को कहा जा रहा है। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर